हेलो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे रीट 2011 का पेपर, जो कि उस टाइम आरटेट के नाम से जाना जाता था। आरटेट 2011। दोस्तों, आज हम इसमें मैथ्स का पेपर सोल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें अपना जो पहला क्वेश्चन है वो अपने को इसको सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया हुआ, देखते रहिए क्वेश्चन स्क्रीन पे। अब देखिए, इसको सोल्व करते हैं। इसको मैं पहले क्लियर कर लेता हूँ। हाँ, देखिए जो पहला क्वेश्चन है वो है 2 रेज़ टू द पावर 2 रेज़ टू द पावर 2 रेज़ टू द पावर 2। पहली टर्म इसको सिंप्लीफाई करना है, तो सबसे पहले अपन इसमें क्या करेंगे, दो को सिंप्लीफाई करेंगे। तो सबसे पहले 2 रेज़ टू द पावर 2 यानी 2 स्क्वायर को सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ गया 4। तो इसके आगे वाली टर्म क्या आएगी 2 रेज़ टू द पावर 2 और ये हो गया 4, तो ये 4। अब इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 4 क्या होता है भाई, 2 को 4 बार गुणा करके देख लीजिए। और वैसे भी आपको पता होना चाहिए 2 रेज़ टू द पावर 4 2 गुणा 2 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16। तो ये क्या आएगा अपने पास में 16 आएगा। तो इसको 16 अपन यहाँ पे लिखते हैं। तो ये हो गया अपने पास में 2 रेज़ टू द पावर 16। तो पहले टर्म का सिंप्लीफाइड वर्जन ये हो जाएगा। देखते हैं अपन ये अपने को कौन से ऑप्शन में मिलता है। देखिए ये ऑप्शन ए और सी में है। अपन थोड़ा इसको आगे और सोल्व करते हैं, तो दूसरे टर्म को सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए दूसरा टर्म आपके पास में है, दूसरा टर्म आपके पास में क्या है, देखिए दूसरा टर्म है 2 रेज़ टू द पावर 2 एंड ब्रैकेट एंड देन 2 रेज़ टू द पावर 2। तो सबसे पहले अपन इसमें क्या करेंगे, इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे। तो 2 स्क्वायर क्या होगा 4, ये तो आ गया अपने पास 4, और इस अंदर वाले का भी क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो ये इसका सिंप्लीफाई करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा 4 रेज़ टू द पावर 4। तो ये वाला सेकंड टर्म का सिंप्लीफिकेशन हो गया। तो देखते हैं ये किसमें है 4 रेज़ टू द पावर 4। तो देखें ये अपने पास में ऑप्शन ए में ही मैच हो रहा है और बाकी इसमें मैच नहीं हो रहा, तो अपना ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इस थर्ड टर्म को करना चाहें तो कर लीजिए। देखिए इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं अपन। अगला टर्म अपने पास में कुछ यूँ है, एक बार मैं फिर देख लेता हूँ। टर्म क्या है 2 रेज़ टू पावर 2 रेज़ टू पावर 2 ब्रैकेट 2 रेज़ टू पावर 2 रेज़ टू पावर 2 एंड ब्रैकेट में 2 है, ये है अपने पास में। ठीक है, तो सबसे पहले इन दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये आ गया 2 रेज़ टू पावर 4 और रेज़ टू पावर 2। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 रेज़ टू पावर 4 कितना होता है 16, और इसकी पावर में कितना है 2। तो ये अपने पास में इसका सिंप्लीफिकेशन हो गया। तो 16 रेज़ टू पावर 2 ये ऑप्शन ए में है। तो ये अपना पहला क्वेश्चन हो गया। इसके बाद में अपन दूसरा क्वेश्चन यानी कि 92 क्वेश्चन देखते हैं। तो ये कौन सा है, अपने को क्या करना है, इस एक्सप्रेशन आप क्वेश्चन में देख रहे होंगे, स्क्रीन पे देखते रहिए। एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, इसका अपने को क्या करना है फैक्टर्स करने हैं। तो देखिए कैसे करेंगे इसके फैक्टर्स। देखिए ये अपना क्वेश्चन क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, और माइनस जेड स्क्वायर, इसके अपने को क्या करने हैं फैक्टर्स करने हैं। तो दोस्तों इसके अंतर्गत अपने को एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। दो फॉर्मूले से ये क्वेश्चन हो जाएगा। पहला तो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। ठीक है, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ। फिर दूसरा फॉर्मूला अपने को पता होना चाहिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है, ये होता है a माइनस बी और a प्लस बी, इसके बराबर होता है ये। ठीक है, तो अब इसमें अपन देख लेते हैं। तो ये दोनों फॉर्मूले अपने यहाँ पे काम में आने वाले हैं। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है, ठीक है, अब अपन आगे देखते हैं इसके अंतर्गत। तो ये देखिए, अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन सबसे पहले अपन इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये इसमें कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, ये वाला। ठीक है, तो इससे ये क्या बन जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर बन गया, और माइनस में जेड स्क्वायर है ही माइनस जेड स्क्वायर। और अब ये किस इसमें अब क्या कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला। ये हो गया a और ये हो गया अपना b। तो a माइनस बी यानी कि x माइनस वाई
ए, ये तो ए हो गया, माइनस बी यानी कि ये जेड, तो माइनस जेड, और ए प्लस बी यानी कि एक्स माइनस वाई प्लस जेड। तो ये वाला जो ऑप्शन है वो अपना करेक्ट हो जाएगा, जिसमें भी ये दिखे वही अपना आंसर होगा। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा, एक्स माइनस वाई माइनस जेड, एक्स माइनस वाई प्लस जेड। ऑप्शन बी अपना करेक्ट होगा। अब देखते हैं इसी के अंतर्गत अपन थर्ड क्वेश्चन में अपने को क्या बोला है कि ये जो आइडेंटिटी है, ठीक है, तो इसमें अपने को बताना है कि इस ये अगर ये आइडेंटिटी है एक्स में तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ये वाले ऑप्शन है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब भी अपन आइडेंटिटी की बात करते हैं, ये इक्वेशन नहीं है। इसने बोला है कि ये आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी किस में दे रखी है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अब जब भी आइडेंटिटी होती है तो आइडेंटिटी एक्स की हर वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करती है, यानी कि एक्स के हर वैल्यू आइडेंटिटी को सेटिस्फाई करती है। तो इस और ये कंडीशन कब हो सकती है? जब एक्स की हर वैल्यू के लिए, जब अपने पास में जो ये इनके एक्स के कोफिशिएंट प्लस जो अचर पद है ये सभी क्या हो? 0 होगा, तभी आइडेंटिटी एक्स के प्रत्येक मान के लिए सेटिस्फाई हो सकती है। तो ये सारी यानी कि ए बराबर 0, बी बराबर 0 और सी बराबर 0 ये आइडेंटिटी की विशेषता होती है। ठीक है, तो ये वाला अपना आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं ये वाला किस में है। तो ये वाला है ऑप्शन डी में, ए बराबर बी बराबर सी बराबर 0। ठीक है, अब अपन आगे वाला क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। इसमें अपने को क्या बताया रखा है? यह एक भिन्न है जिसका अंश हर से 2 कम है। तो देखिए अंश हर से क्या है? 2 कम है। ठीक है, तो अंश हर से 2 कम है, तो कैसे करेंगे इसको? ये देखिए, अंश हर को अपन मान लेते हैं कि हर अपने पास में क्या है? हर है अपने पास में x। अब अंश हर से 2 कम है तो अंश क्या हो गया? अंश हो गया x माइनस 2। तो आपको मैं ये भी बता दूं, अंश जो बट्टा के ऊपर लिखा जाता है उसको अंश या न्यूमरेटर कहते हैं, बट्टा के नीचे वाले को अपन क्या कहते हैं? हर। तो ये हो गया अपने पास में, तो ये इसको डिनोमिनेटर कहते हैं। ठीक है, अब इसको आगे देखते हैं अपन। ये अपन ने आगे देखा, और अब देखो आगे क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन अपने पास में क्या है? हर से 2 कम है, यदि इसके अंश में से 2 घटा दिया जाए और हर में 2 जोड़ दिया जाए। तो अंश में से तो अपन 2 घटा रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए, तो अंश अंश अपने पास में क्या आ गया? x माइनस 2 है ना, और हर क्या था? x। अब क्या कर रहा है कि अंश में से तो 2 घटा दिया जाए, यानी कि इसमें से तो अपन 2 घटा दें और इसमें 2 जोड़ दें, तो कर दीजिए ये काम। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? x माइनस टू अंश में 2 घटा दिया और हर में 2 जोड़ दिया, तो अपने पास में क्या आ गया? x माइनस 4 अपॉन एक्स प्लस 2। ठीक है, तो नया जो भिन्न है वो क्या आ जाएगा? देखिए, तो नया जो भिन्न है वो क्या आ जाएगा? फ्रैक्शन ऑब्टेंड इज 1/3, ये 1/3 आ जाएगा। तो ये जो अपना नया जो वैल्यू आया है ये किसके बराबर आ गया? 1/3 के। तो ये आ जाएगा 1/3 के इक्वल। तो अब देखिए इसको मैं थोड़ा सा ठीक है, तो अब ये नया वैल्यू इसके बराबर आ गया। अब इसको कुछ नहीं करना, अपने को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इन दोनों को अपने को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा 3x माइनस 4 बराबर x प्लस 2। मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ गया 3x माइनस 12 बराबर x प्लस 2। ये आ गया। अब आगे इसको सोल्व कर लेंगे, x इधर आएगा, ये आ गया 2x इज इक्वल टू 14 और x इज इक्वल टू 14/2 बराबर 7। ये अपने पास में आ गया। अब इसको थोड़ा और आगे देखते हैं। अब तो आंसर ही निकालना है सीधा। आंसर देखिए क्या है अपने पास में, x की वैल्यू 7 आ गया, और पहले जो अपने भिन्न मानी थी वो क्या थी? x माइनस 2 अपॉन एक्स। तो इसमें x माइनस 2 अपॉन एक्स में x की वैल्यू रख दीजिए। x की वैल्यू क्या है? 7, तो 7 माइनस 2 अपॉन 7, तो 7 माइनस 2 तो कितना हो गया? 5 और अपॉन 7। तो ये अपना आंसर आ गया, जिसमें भी ये दिखे वही अपना आंसर है। तो 5/7 यानी कि ऑप्शन सी अपना क्या हो गया? इसमें करेक्ट हो गया। इसके बाद में अपन चलते हैं
95 क्वेश्चन में, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 95। इसमें अपने को क्या करना है, यदि x4 माइनस y4 को x माइनस वाई से भाग दे तो भागफल और शेषफल अपने को बताना है इसमें, ठीक है। तो देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो इसमें इसने बोला है कि x4 माइनस y4 में किसका भाग लगाना है, x माइनस वाई का, यही है ना क्वेश्चन। एक बार फिर चेक कर लेते हैं। x माइनस वाई का भाग दें, ठीक है। तो देखिए बहुत ईजी है, आप इसको कैसे करेंगे, ये देखो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले इसके फैक्टर्स कर लीजिए। इसके फैक्टर्स क्या क्या होंगे, ये इसके फैक्टर हो जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये क्यों हुए, क्योंकि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। वो क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी, यही तो होता है। तो ये लगा दिया, तो ए तो अपना क्या हो गया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो गया और बी क्या हो गया, वाई स्क्वायर हो गया, तो ये आ गया, ठीक है। अपॉन में एक्स माइनस वाई अपना चल ही रहा है, ठीक है। इसके बाद में इसमें दोबारा से यही वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। तो दोबारा से अपन इसमें ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो गया, एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई और गुणा में ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ही, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, अपॉन एक्स माइनस वाई, ठीक है। अब देखिए ये एक्स माइनस वाई से ये एक्स माइनस वाई कैंसिल आउट हो गया, तो अपने पास में बचा क्या, एक्स प्लस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये अपने पास में बच गया। तो यानी कि अपना जो कोशेंट है वो क्या आ गया, अपना कोशेंट है वो क्या आ गया, एक्स प्लस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और रिमाइंडर तो कुछ बचा ही नहीं, तो रिमाइंडर अपना क्या हो गया, जीरो हो गया। तो देखते हैं ये वाला ऑप्शन किस में है। तो देखिए ये इसको अंदर मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, उसके बाद में आएगा ये अपना, देखिए इसने अंदर ऑप्शन में मल्टीप्लाई कर रखा है, कैसे, मैं अभी बताता हूँ आपको, ठीक है। अब इसमें पहले आप देखिए इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, तो पहले एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया एक्स क्यूब, फिर इस एक्स को अपन करेंगे वाई से तो ये आ गया प्लस एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस फिर इसको इसको करेंगे तो ये आ गया प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। तो ये अपना क्या आ रहा है, कोसेंट या भागफल आ रहा है, और रिमाइंडर अपने पास में क्या आ रहा है, शेषफल क्या आ रहा है, शेषफल अपना, क्योंकि सब कुछ कट के है तो शेषफल अपना क्या आ रहा है, जीरो। तो ये अपना ऑप्शन किस में मैच कर रहा है, तो देखिए ऑप्शन ए में ही ये मैच कर रहा है। यहाँ पे ये क्वेश्चन तो अपना ये हो गया और रिमाइंडर अपना क्या हो गया, ज़ीरो हो गया, ठीक है। ये अपना क्वेश्चन नंबर 95 था। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 में। तो इसमें अपने को पूछा है कि यदि किन्हीं दो संख्याओं ए तथा बी का समांतर माध्य तथा गुणोत्तर माध्य बराबर है तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए इसको भी देख लेते हैं अपन, इसको देखते हैं, चलिए एक सेकेंड में इसको क्लियर कर लेता हूँ। तो कोई दो अपने को नंबर दे रखे हैं हम, ए और बी, ठीक है, ए और बी, और इसमें अपने को बोल रखा है कि समांतर माध्य बराबर है किसके, गुणोत्तर माध्य के। तो देखिए समांतर माध्य क्या होता है, समांतर माध्य होता है, उसका फॉर्मूला होता है समांतर माध्य का a प्लस बी बाई टू, ठीक है। और गुणोत्तर माध्य क्या होता है, गुणोत्तर माध्य होता है रूट ए बी, ठीक है। अगर कोई दो संख्या है ए और बी तो उनका समांतर माध्य तो हो गया ए प्लस बी बाई टू, और ये हो गया ये। तो अब इसको थोड़ा सा अपन देखेंगे, तो ये अपने पास में क्या हो गया, ए प्लस बी, इसको दो को इधर अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया तो ए प्लस बी बराबर आ गया टू रूट ए बी, ये आ गया। अब इसको थोड़ा आगे अपन और सोल्व करते हैं, देखिए अब ये क्या होगा, दोनों तरफ आप क्या कर दो, स्क्वायर कर दो इसमें, इस इक्वेशन में दोनों तरफ स्क्वायर, तो ये आ गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू, इधर का इसका स्क्वायर करेंगे तो ये दो का स्क्वायर तो हो गया चार, और रूट ए बी का स्क्वायर आ गया ए बी। तो ये अपने पास में आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी इज इक्वल टू 4ab, ठीक है।
अब इसको थोड़ा और आगे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये 4ab इधर आके -4ab हुआ और फिर ये घट के क्या हो गया -2ab इज इक्वल टू 0। इसको जस्ट सिंप्लीफाई किया है और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये अपने पास में आ गया। अब इसको थोड़ा आगे देखते हैं, तो ये देखो ये वाला अब किसका फॉर्मूला बन गया, ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया इज इक्वल टू 0। अब देखो तो ये 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ, a माइनस बी इक्वल टू 0 है, और a माइनस बी इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ, a बराबर b। तो ये जिस भी ऑप्शन में है वही अपना उत्तर है, a बराबर b। तो a बराबर b किस में है, ऑप्शन डी में, ये देख सकते हैं आप। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 96। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97। तो क्वेश्चन नंबर 97 क्या है, 48,000 रुपये का 10% की दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज की दर 6 माह के हिसाब से लगाई जाए। तो देखिए दोस्तों, इसमें आपको जस्ट थोड़ी सी कैलकुलेशन है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। आपको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। इसमें अपने को क्या दे रखा है, पहले तो अपने को इसमें मूलधन दे रखा है, यानी पी कितना दे रखा है, 48,000 रुपये, ठीक है ना। 48,000 रुपये इसमें मूलधन दे रखा है। इसमें जो टाइम या एन का जो वैल्यू है, ठीक है ना, टाइम कितना दे रखा है, जो टाइम या फिर एन अपन उस फॉर्मूले में यही बोलते हैं, वो कितना दे रखा है, 1.5 वर्ष। और इसमें क्या दे रखा है, जो दर है यानी कि आर, वो कितने दे रखी है, 10%, ठीक है। और जो ब्याज की जो गणना है यहाँ पे वो कैसी हो रही है, ब्याज की गणना वो 6 माही हो रही है। अब यहाँ पे बस यही कॉन्सेप्ट इसमें समझने वाला है, 6 माही होने का मतलब क्या हो रहा है, अब इसको समझिए। देखिए, तो इसका मतलब है कि जब भी ब्याज अर्धवार्षिक लगाया जाए ना, अर्धवार्षिक के हिसाब से यानी कि 6 माही लगाया जाए, तो उस टाइम में जो अपना समय तो होगा वो दुगना हो जाए। क्यों, एक वर्ष में कितने होते हैं, एक वर्ष में 2 6 महीने कर सकते हैं, तो यानी जो समय है वो तो हो जाएगा दुगना। तो यानी समय दुगना होगा, इसका मतलब ये वाला जो है 1.5 वर्ष के क्या हो जाएगा, 3 वर्ष, ठीक है ना। और जो रेट होगी वो क्या हो जाएगी, आधी। तो रेट हो यानी कि 10/2 बराबर 5% हो जाएगी। बस इतना सा है। उसके बाद में तो अपना फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है जो अपने को कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो उसका फॉर्मूला होता है P1 प्लस R बाई 100 रेज़ टू द पावर n माइनस p। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके अगर अपन लिखना चाहें तो ये फॉर्मूला होता है, p को बाहर कॉमन ले लेंगे तो ये फॉर्मूला अपना बनता है 1 प्लस R अपॉन 100 रेज़ टू द पावर n माइनस 1, ठीक है। अब इसमें जस्ट अपने को वो फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है और इसको सोल्व करना है, अपना आंसर आ जाएगा। इसको आप सोल्व कर लेना। अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अब अगर अगले क्वेश्चन में चलना है, एक बार थोड़ा और बताऊं या कर लोगे। देखो, इसमें अपने को जस्ट वैल्यू रखनी है। यहाँ पे p का वैल्यू तो क्या रख देंगे, p का वैल्यू तो रख देंगे 48,000। थोड़ा सा मैं इसको बता देता हूँ। देखिए, थोड़ा सा मैं बताता हूँ इसको। p का वैल्यू तो 48,000 रखोगे तो p ये आ गया 48,000, ये तो बाहर आ गया। और 1 प्लस आर का वैल्यू अब यहाँ पे क्या रखोगे, 5, तो 5/100। और n का वैल्यू क्या रखोगे, n का वैल्यू अभी कितना रखोगे, 3 और -1। और अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लेना आगे, ठीक है, क्योंकि मेरे पास इतना स्पेस नहीं है और टाइम भी इसमें लग जाएगा, तो इसलिए, ठीक है। अब इसके बाद में अपन आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 98। तो इसमें बोला है एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य जिसका वास्तविक मूल्य 100 रुपये है 10% बढ़ाकर अंकित करता है, वह उस पर 10% कमीशन देकर ग्राहक को बेचता है। 10% कमीशन का मतलब उस पर डिस्काउंट दे रहा है, तो उसने वह वस्तु कितने रुपए में बेची। तो देखिए, इसमें अपन देखते हैं कैसे कर पाएंगे। तो देखिए, जो वस्तु को उसने वास्तविक मूल्य कितना दे रखा है, इसमें वास्तविक मूल्य दे रखा है, वास्तविक
वस्तु का वास्तविक मूल्य इसमें दे रखा है अपने को 100 रुपये, ठीक है ना। 100 रुपये इसका वास्तविक मूल्य दे रखा है। अब क्या कर रहा है, उसमें वो 10% बढ़ाकर अंकित करता है, तो उसका अंकित मूल्य कितना हो गया वो देखते हैं अपन। अंकित मूल्य, ठीक है, 10% बढ़ा रहा है वो, तो 10% बढ़ा रहा है, तो जब भी अपने को 10% बढ़ाना हो तो वो 100 में बढ़ा देते हैं अपन। कैसे, जैसे इस 10% बढ़ाने का मतलब हो गया कि 110% निकालना है। जब भी बढ़ाना हो तो 100 में वो जितना परसेंट बढ़ा रहे हैं वो जोड़ के अपन लिखते हैं। तो 100 में 10 बढ़ा दो, कितना, 110% यानी कि 110% कर रहा है, तो 110 बटा 100, ठीक है। तो वास्तविक मूल्य 100 था, तो इसका मैंने अंकित मूल्य कितना 10% बढ़ाकर इसका 110% निकाल देंगे, तो ये इसको कट कैंसिल आउट हुआ, तो ये अपने पास में कितना आ गया 110 रुपये, यानी ये उसका क्या हो गया, अंकित मूल्य हो गया, ठीक है। इसके बाद में आगे देखते हैं अपन, ये अंकित मूल्य हो गया। उसके बाद में क्या कर रहा है वो, अब जो ये बढ़ा हुआ मूल्य है 110, इस पर वो 10% का क्या दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है। तो डिस्काउंट दे रहा है तो यानी कि कम कर रहा है, तो वो अपन 100 में से कम करते हैं, तो 100 में से 10 कम करोगे कितना आ गया 90, तो यानी अब अपने को 110 का 90% निकालना पड़ेगा। तो यानी कि उसका जो कितने रुपए में उसने बेची, ठीक है, यानी कि उसका जो विक्रय मूल्य है वो अपने को पूछा है, तो वो कितना आ जाएगा 110 का अपने को कितना निकालना है 90%, 10% का उसका डिस्काउंट दिया ना, तो 90% ऑन 100। तो अब इसको कैंसिल आउट कर दो, 10 से 10 कटी, इस 10 से 10 गई, तो यानी कि उसने कितने रुपए में बेची 99 में, 11 को 9 से गुणा करेंगे तो 99 रुपये में उसने बेची। तो जिसमें ये है वही अपना आंसर होगा। तो ये किस में दे रखा है अपने को, देखिए ऑप्शन सी अपना इसमें क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब अपन चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 99, देखिए क्वेश्चन नंबर 99 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 99 अपने को बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो गलत कौन सा है, इसमें समानुपाती की बात करी गई है, प्रोपोर्शनल की। तो देखिए जब भी, इसमें मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, जब भी जो चार राशियाँ हैं ए बी सी और डी, ये किस में हो, समान अनुपात में हो, ठीक है ना, प्रोपोर्शनल में हो, तो जो अंदर वालों का जो गुणा होता है वो बराबर होता है जो बाहर वाले होते हैं उनके। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, बी गुणा सी बराबर होगा ए गुणा डी के। ये बस इतना सा कॉन्सेप्ट होता है इसमें। तो ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अंदर वालों का गुणा किसके बराबर होता है, बाहर वालों के गुणा के। तो अब अपन देखते हैं इसमें, तो इसमें देखिए, तो यदि राशियाँ ए बी सी डी समानुपाती हैं तो ए गुणा डी बराबर बी गुणा सी होगा। तो ये तो देखो बात अपनी सही है, ये अपन ने देख भी लिया है, ए गुणा डी बराबर होगा बी गुणा सी की। तो पहला ऑप्शन तो इसमें करेक्ट हो गया। दूसरा ऑप्शन इसने बोला है अगर समानुपात में है तो ए गुणा सी बराबर होगा बी गुणा डी, यानी कि ये बोल रहा है ए गुणा सी, यानी कि इन दोनों का गुणा और इन दोनों का गुणा बराबर। तो ये तो बात गलत है, जब भी समानुपात में होते हैं तो अंदर वालों का गुणा बराबर होता है बाहर वालों के गुणा के, है ना। तो ये अपना ऑप्शन बी ही इसमें गलत हो जाएगा। और ये देखिए समानुपात ए अनुपात बी का व्युत्क्रम अनुपात, तो बी अनुपात हो जाएगा भाई, ए बाई बी का व्युत्क्रम अनुपात, ए बाई बी का व्युत्क्रम अनुपात क्या हो जाएगा, इसका व्युत्क्रम अनुपात निकालना है अपने को, तो ये क्या हो जाएगा बी बाई ए हो जाएगा। इन्वर्स ही तो करना है जस्ट, ये भी बात सही है। और तीन राशियाँ गुणोत्तर श्रेणी में है, तो ये इसमें क्या होता है, ये देखिए तीन राशियाँ गुणोत्तर श्रेणी में होती है, तो ये मैंने पहले भी बता दिया कि ए बी और सी ये सब गुणोत्तर श्रेणी में है। तो यहाँ से क्या दे रखा है, हाँ, तो गुणोत्तर श्रेणी में है, तो ये क्या हो जाएगा, जो ये बी का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा, बी स्क्वायर का जो वैल्यू होगा वो ए सी के बराबर होगा, यानी कि बी बराबर क्या होगा, रूट ए सी होगा। ये बात बिल्कुल सही है, गुणोत्तर माध्यम में होता है तो अपन ऐसे ही करते हैं, ठीक है। तो ये, तो इसमें ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। इसके बाद में अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100 में। तो इसमें बोला है कि किसी संस्था में सदस्यों की संख्या 2500 है, यदि संख्या पहले वर्ष 10% बढ़ती है, दूसरे वर्ष 10% घट जाती है, तो 2 वर्षों के बाद सदस्यों की संख्या में कितनी वृद्धि या कमी होगी। तो अपने को जो सदस्यों की संख्या दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 2500 दे रखी है, ठीक है। तो सदस्यों की संख्या कितनी है 2500। तो पहले वर्ष तो जो फर्स्ट ईयर में उसकी जो बढ़ती है वो कितनी बढ़ती है 10%। तो बढ़ने को मैंने अभी आपको बताया था कि क्या करते हैं हम,
अपन जो भी जितना परसेंट बढ़ाते हैं वो 100 में बढ़ा के उतना परसेंट निकालते हैं। तो 10% बढ़ रहा है यानी कि कितना परसेंट निकालेंगे, 100 प्लस 10 यानी कि 110% अपन निकालेंगे किसका, 2500 का। तो 110% इसका निकाल रहे हैं अपन। तो ये देखो, एक जीरो से एक जीरो, इस एक जीरो से ये एक जीरो गई, चाहे ये 2 से इसको काट दो। तो ये अपने पास में गुणा होगा, तो 25 को 11 से गुणा करेंगे तो ये अपने पास में आ जाएगा 2750। तो यानी कि एक वर्ष के बाद में जो सदस्यों की संख्या है वो कितनी होगी, 2750। अब इसके बाद देखिए दूसरे वर्ष क्या हो रहा है, 10% घट रही है। तो वो घटेगी तो वो 2750 पे ही घटेगी, है ना, वो इसी पे घटेगी, तो इस पे घटा दो। तो अब जब भी कम करना हो तो अपन 100 में से कम करके उतना परसेंटेज निकाल देते हैं। तो 10% ही कम करना है, तो 100 माइनस 10 यानी कि 90। 100 माइनस 10 यानी कि 90, वो इतना परसेंटेज निकाल देते हैं। तो ये आ गया 2750 गुणा इसका 90% अपने को निकालना है, तो 90/100। ये इससे कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट, और अपन इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये कितना आ गया, 9 पंजो 45, 63 और 4 कितने हो गए 67, और 9 दूनी 18 और 7, 18 और 7 कितना हो गए, 18 और 6 कितना हो गए 24। तो ये आ गया 2475। तो 2475 आ गए। और पहले जो जनसंख्या थी या सदस्यों की संख्या थी वो कितनी थी, 2500 थी। पहले थी 2500 और अब कितनी है, 2475। तो क्या वो बढ़ी या घटी, तो घटी। तो कितनी घटी, ये देखिए 25 सदस्य कम हो गए, 25 कम हो गए, ठीक है। तो ये जिसमें ऑप्शन अपने पास में आ रहा है वही अपना उत्तर होगा। तो ये कितने है, ये देखिए ऑप्शन सी, 25 सदस्यों की कमी हो गई, तो 100 में हो गया सी। उसके बाद में अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 101। दो बिंदुओं ए तथा बीच की दूरी 50 मीटर है। दो कारें एक्स तथा वाई चलती हैं। यदि एक्स की गति 10 मीटर पर सेकंड है, वाई की गति 25 मीटर पर सेकंड है, तो उन दोनों के ए से बी तक पहुंचने में लगने वाले समय क्रमशः होगा। तो ये भी देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें अपने को क्या करना है, ठीक है, दोनों के बीच की दूरी अपने को देखनी है कितनी है। दोनों के बीच की दूरी 50 मीटर है और स्पीड कितनी है, 10 और 15, ठीक है। दोनों की बीच की दूरी जो है वो कितनी है, 50 मीटर है। और x की स्पीड कितनी है, 10, और y की स्पीड कितनी है, 15। तो अपने इसमें सिंपल सा लगता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, ठीक है। तो इसी से अपन निकालना है अपने को। इसमें फाइंड आउट क्या करना है, इसमें अपने को फाइंड करना है कि लगने वाला समय कितना होगा। तो यहाँ से अपन इसको देखते हैं। तो समय बराबर अपने पास में क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके अपन इसको कर लेंगे, ठीक है। तो दूरी कितनी है, दूरी है 50। तो x को कितना टाइम लगेगा, x को टाइम लगेगा 50 बटा दूरी, चाल कितनी है x की 10, 10 क्या यूनिट क्या दे रखी है इनकी, यूनिट दे रखी है अपने को मीटर पर सेकंड, है ना, मीटर पर सेकंड। तो ये अपने पास में आ जाएगा, x को कितना टाइम लगेगा 5 सेकंड, ठीक है ना, 5 सेकंड लगा। इसी प्रकार y को कितना सेकंड लगा, ये 50 मीटर दूरी है और इसकी चाल कितनी है, चाल कितनी है y की 15 है, कितनी है, चाल 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 25, 15 नहीं है 25 है। तो 25 है, तो ये सॉरी मिस्टेक हो गई यहाँ पे, ये y की जो है वो कितनी है 25 है। तो 25 है, तो यहाँ पे 25 से डिवाइड करेंगे इसकी चाल से, तो ये कितना आ गया 2 सेकंड, ठीक है। तो x को तो 5 सेकंड लगेंगे और y को 2 सेकंड लगेंगे। तो देख लीजिए ये अपना ऑप्शन में किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी अपना इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 102 में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 102 अपन करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 102 क्या है, 13,260 को राम और श्याम में इस प्रकार विभाजित करें कि राम को 11 और श्याम को 15 रुपये इस प्रकार के विभाजन में राम और श्याम को क्रमशः मिलेंगे, ठीक है। यदि राम को 11 रुपये मिले तो श्याम को 15 रुपये मिले,
अच्छा, तो इनको इसी अनुपात में अपने को इसको डिवाइड करना है। तो करना किसको है, 13,260 को। तो ये अपने पास में हो गया। तो टोटल रुपए कितने हैं, 13,260 को। और इसको राम और श्याम में इसको डिवाइड करना है। तो राम, अगर इसने क्वेश्चन में बोला है कि अगर राम को 11 रुपये मिले तो श्याम को कितने मिलते हैं, 15। अगर राम को 11 मिलते हैं तो श्याम को कितने मिलते हैं, 15। तो यानी कि इस जो अपने पास में राशि है इसको अपने को इस अनुपात में इसको डिवाइड करना है। तो टोटल तो ये है, तो टोटल इन दोनों का टोटल देख लीजिए। इन दोनों का टोटल कितना आया, दोनों का टोटल आया 26। तो अपने को दोनों का अलग अलग बताना है। तो 11/26 गुणा 13,260। तो अब इसको थोड़ा कैंसिल आउट कर लीजिए और अपना आंसर आ जाएगा। तो ये कितना आया, इसको ये कितनी बार जाएगा, देखिए इसको कैंसिल आउट कीजिए। ये 5 से अपन इसको कैंसिल आउट करते हैं तो ये आया कितना आ जाएगा, 56 30 और ये 5 10 और 3 13। तो यानी ये कितना आया 130 और इसमें 2 तो ये आया 6। तो एक 26 एक 26। तो ये कितना आ गया 510 आ गया है ना। तो इसको काटेंगे तो ये आया 510। अब इस 510 को अपन किस से मल्टीप्लाई करना है, इस 510 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5610। तो ये अपना आंसर आएगा। तो यानी राम को कितना मिलेगा 5610, 5610 रुपये इसको मिल जाएंगे। तो देख लीजिए ये कौन से ऑप्शन में है राम वाला, तो ये ओनली बी में ही है। तो अपना ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसमें, ठीक है। अब इसके बाद में अपन आगे वाला करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 103 क्या कहता है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, ठीक है। तो कौन सा कथन असत्य है, तो देखिए इसको मैं यही बताने की कोशिश करता हूँ। किसी त्रिभुज की माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु केंद्रक कहलाता है। तो ये एकदम सही बात है। ये जैसे ये अपने पास में त्रिभुज है तो इसकी ये जो माध्यिकाएं, माध्यिकाएं क्या होती है, जो सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में डिवाइड करें, ठीक है। तो ये क्या करती, ये जिस बिंदु पे मिलती हैं इस बिंदु को अपन क्या कहते हैं, जिस बिंदु पर ये मिलती हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, जिस भी बिंदु पे ये मिलती है उस बिंदु को अपन क्या बोलते हैं, केंद्रक बोलते हैं। ये बात एकदम ठीक है, केंद्रक बोलते हैं। तो पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। दूसरा कहते हैं किसी त्रिभुज, तो दूसरा ऑप्शन के किसी त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाले भुजा पर डाले गए लंबों का प्रतिच्छेद बिंदु लंब केंद्र कहलाता है। तो ये बात भी एकदम सही है, लंब केंद्र कहलाता है। ये देखिए किसी त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाले भुजा पर डाले गए प्रतिच्छेद बिंदु लंब केंद्र कहलाता है, ठीक है। तो ये जैसे ये कैसे होगा उसे में बताना पड़ेगा। ये अपन चलता है, जैसे कि अपने पास में ये है, तो ये अपने पास में है तो इसमें सामने वाले भुजा पे जो ये लंब डाल रहे हैं अपन, ठीक है। और इससे जो ये जिस बिंदु पर ये मिल रहे हैं उसको अपन क्या बोलेंगे, लंब केंद्र, ठीक है, लंब केंद्र। ये अपना लंब केंद्र हो गया, ठीक है। ये बात भी बिल्कुल सही है। उसके बाद में इसमें थर्ड की जो ऑप्शन है वो क्या दे रखा है कि यदि त्रिभुज के दो कोण, उनके कोण और उनके बीच की भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और उनके बीच की भुजा के बराबर हों। नहीं, कौन सा आ गया ये, हाँ क्वेश्चन ये सी ये है यहाँ पे, किसी त्रिभुज के तीनों कोणों के समद्विभाजक एक बिंदु पर मिलते हैं। हाँ, तो तीनों कोणों के समद्विभाजक भी एक बिंदु पर मिलेंगे, ये बात भी एकदम सही है। तीनों कोणों के समद्विभाजक मतलब ये जैसे ये यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ये जैसे त्रिभुज है, इसका समद्विभाजक, इसका समद्विभाजक ये भी एक बिंदु पर मिलते हैं, ठीक है। ये बात भी एकदम करेक्ट है। उसके बाद में अपन ये जो है किसी त्रिभुज की भुजा की, किसी त्रिभुज में भुजा की माध्यिका उस भुजा पर लंब होती है एवं उसे समद्विभाजित करती है। तो ये बात गलत है। यहाँ पे जो माध्यिका होती है वो खाली, जो माध्यिका होती है वो उसको समद्विभाजित करती है, ना कि लंब होती है। यानी कि ये और ये बराबर है, ना कि ये इसके ऊपर लंब है, ये बात गलत है। तो यानी कि ऑप्शन डी इसमें क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर अपन क्वेश्चन नंबर 104 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सा कथन दो त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए सत्य नहीं है, ठीक है। तो इसमें मैं आपको सीधा ही बताता हूँ, बाकी ऑप्शन आप पढ़ लेना, करेक्ट है। मैं बताता हूँ ऑप्शन डी इसमें गलत होगा। एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर हो। तो एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर हो, ये बात इसमें गलत है। और गलत क्यों है, देखिए जब ये बात ये सिमिलर ट्रायंगल के लिए होती है, ये वाली
ये देखिए, ये अगर कोई दो अपने पास में ट्राइंगल है, ठीक है, तो जो सर्वांग सम होते हैं वो क्या होता है, उसमें दोनों जो त्रिभुज होते हैं वो एकदम सेम होते हैं, उनके एंगल भी बराबर होते हैं और साइड भी बराबर होती है। जबकि जब खाली अगर एंगल ही बराबर हैं तो वो ज़रूरी नहीं कि वो सर्वांग सम हो, वो सिमिलर ट्राइंगल भी हो सकते हैं, यानी कि समरूप ट्राइंगल भी हो सकते हैं। तो इसमें ये बात कि तीनों कोण बराबर हो तो इसका मतलब ये कहते ही नहीं है कि ये सर्वांग सम होंगे, ठीक है। तो ये बात गलत होगी कि तीनों कोण बराबर होने पर वो सर्वांग सम होंगे, तो इसलिए ये ऑप्शन डी इसमें गलत हो जाएगा। फिर अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 105 में। किसी त्रिभुज के प्रत्येक कोण यदि 180 डिग्री से कम है तो उस चतुर्भुज को कहते हैं, ये उत्तल चतुर्भुज होता है, ठीक है। उसके बाद में अपन चलते हैं, दिए हुए चित्र में दो समांतर रेखाओं को काटती है एक तिर्यक रेखा के साथ बने हुए एकांतर कोण है। इसमें अपने को एकांतर कोण बताने हैं। तो देखिए एकांतर कोण, तो ये जैसे अपने पास में हो गई, ये एंगल 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7 और 8। अब इसमें एकांतर कोण कौन कौन से हो गए, एकांतर कोण इसके अंतर्गत हो गए, एक देखिए 1 ये वाला, ये 1 और 8 एकांतर कोण है, और 2 और 7 भी एकांतर कोण है, ठीक है। ये दोनों क्या हो गए, एकांतर कोण। जबकि 2 और 6 ये क्या हो गए, संगत कोण हो गए। ऐसे ही 4 और 8 भी क्या हो गए, संगत कोण हो गए। तो अपने को एकांतर कोण पूछे हैं, तो ये कौन कौन से हो गए, 1 and 8, 1 and 8, और दूसरा कौन सा हो गया 2 and 7, ठीक है। और उसके अलावा 3 and 6 भी एकांतर कोण में ही आते हैं, और 4 and 5 भी एकांतर कोण है, ठीक है। लेकिन ये क्या है, जो दोनों लाइनों के बीच के एकांतर कोण है, ये बाहर के हैं। तो लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है, तो अपना ऑप्शन करेक्ट कौन सा हो जाएगा, 1 and 8 and 2 and 7, ये दोनों क्या हो जाएगा, एकांतर कोण हो जाएगा। तो ऑप्शन ए अपना इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। इन द फॉलोइंग फिगर, दिए हुए चित्र में कोण अल्फा का मान है, ठीक है। तो ये अपन देख लेते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से अपने को दे रखा है, ये अपने पास में एक सर्कल है, इसमें ये अपना इसका सेंटर है, और ये एंगल अपने को दे रखा है कितना 60, और अपने को ये वाला जो एंगल है वो पूछ रखा है। तो ये वाला क्या होगा, तो ये एक प्रॉपर्टी होती है कि त्रिभुज के वृत्त के केंद्र पर बना कोण उसकी परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। जो परिधि पे जो कोण बना होता है ना, उसका क्या होता है, दुगना होता है। तो अगर ये 60 है, तो जो इसके परिधि है उस पे जो कोण होगा वो कितना होगा, 30 डिग्री का। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा इसमें 30। ये 30 है तो ये 60 होगा, ये इसका डबल होगा, ये यूँ कह लीजिए, ये वाला इसका आधा होगा, ठीक है। तो परिधि पे बना कोण जो केंद्र पे बने कोण का क्या होता है, आधा होता है। तो ये अपना ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर सी। इसी तरह से अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 108। तो क्वेश्चन नंबर 108 क्या बोला है, किसी वर्त कौन सा असत्य पूछा है अपने को, ठीक है। तो किसी वर्त की जीवा द्वारा केंद्र पर बनाए कोण उसी जीवा द्वारा परिधि पे किसी अन्य बिंदु पर बनाए गए कोण के बराबर होता है। तो ये तो देखो अभी अभी अपन ने बात करके गए हैं, ये कह रहा है कि केंद्र पे जो बना कोण है वो किसके बराबर होता है, ये अपना केंद्र पे बना कोण किसके बराबर है, परिधि पे बने कोण के। जबकि ये बात तो गलत है, केंद्र पे बना कोण परिधि का क्या होता है, दोगुना होता है। तो ये बात अपनी गलत हो गई, तो इसलिए ऑप्शन ए ही इसमें गलत हो जाएंगे, बाकी के इसमें अपना करेक्ट है। तो ये आप बाकी के ऑप्शन इसमें पढ़ लेना। उसके बाद अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 109 में। क्वेश्चन नंबर 109 क्या कह रहा है कि आयत, ये अपने को आयत दे रखा है कि भुजा यूजर बराबर 5 सेमी है, एक्स यू बराबर 4 सेमी है। तो अपने को चतुर्भुज के जड यू, तो इसको मैं यही बता देता हूँ। तो देखिए इसमें आपका, ठीक है, समझिए इसको,
इसमें क्या है, यूजेड तो आपके पास दे रखी है 5 सेमी, यानी कि ये अपने को 5 सेमी दे रखा है और एक्स यू अपने को दे रखा है 4 सेमी। तो अब समांतर चतुर्भुज के एल जेड यू का अपने को बताना है, के एल जेड यू यानी कि ये वाला के एल जेड और यू, इसका अपने को क्या बताना है, क्षेत्रफल बताना है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है। और यहाँ पे आधार क्या है, आधार तो अपने पास में कितना हो गया, ये 5 और ऊंचाई क्या हो गई 4। तो इसका जो क्षेत्रफल आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 20 स्क्वायर मीटर। तो ये अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी, ऑप्शन डी इसमें अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी अपने पास में इसमें क्या हो जाएगा, करेक्ट। अब इसके बाद में अपन आगे चलते हैं। यदि किसी त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए जिसकी भुजाएं ए बी सी है, हीरो सूत्र, ठीक है। तो हीरो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ लिया इसने, तो फॉर्मूला आपने को पता ही है, फॉर्मूला क्या होता है, रूट एस। एस क्या होता है, जो त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है, तो अर्ध परिमाप एस हो गया, जो अपने को दे रखा है, देखो क्वेश्चन में यही होता है। और एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये क्या होता है, हीरो का सूत्र होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया, तो यही इसका फॉर्मूला होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अपना आगे वाले क्वेश्चन में चलते हैं। 111, ये कह रहा है कि एक त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज का आधार का क्षेत्रफल समान है यदि त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 26 सेमी, 28 सेमी और 30 सेमी है, तो समांतर चतुर्भुज का आधार 28 सेमी वाली भुजा है, तो समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई होगी। तो देखिए इसमें क्या करना है अपने को, देखिए अपने को बता रहा है कि त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज का आधार व क्षेत्रफल समान है। तो ये कुछ इस तरह से अपने को दे रखा है कि जैसे ये अपने पास में हो गया, ये तो हो गया त्रिभुज और इनका आधार और ये अपना मान लीजिए समांतर चतुर्भुज हो गया, ठीक है ना। ये अपना क्या हो गया, देखिए एक बार मैं इसको थोड़ा सा दोबारा करने की कोशिश करता हूँ। ये तो हो गया ये, और ये हो गया अपने पास में ये समांतर चतुर्भुज। तो अब इनका आधार सेम हो गया ना, देखो आधार अपना क्या हो गया, इनका ये वाला हो गया, आधार सेम हो गया, ठीक है। और आधार भी सेम है और क्षेत्रफल भी सेम है। और अपने को दे क्या रखा है इसमें, वो देखिए अपने को दे रखा है त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 26, 28 और 30 सेमी है, 26, 28 और 30 सेमी। तो इसकी भुजाएं 26, 28 और 30 सेमी अपने को दे रखी हैं, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज का आधार 28 सेमी वाली भुजा है। अब समांतर चतुर्भुज का जो आधार है वो 28 सेमी, यानी ये वाली तो 28 हो गई और एक 26 हो गई और एक इसकी त्रिभुज की 30 हो गई, ठीक है। तो अब अपने को इसका बताना है। तो पहले तो अपन क्या करते हैं, इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हीरो का सूत्र जो अभी अपने देखा उससे अपन निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे, देखिए पहले तो इसका अर्ध परिमाण निकालिए। तो वो क्या होता है, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। तो ये क्या आ जाएगा, एक कितना 26 प्लस 30 प्लस 28 बटा 2, ये कितना आ गया, यही है ना, ये तो दे रखा है 26, ठीक है। तो ये निकाल लीजिए, तो ये कितना आ गया अपने पास में, 8 से 14, 2 3 5, 5 तो 7 और 1 8, ठीक है, बटा 2। तो कितना आ गया ये अपने पास में 42। तो ये तो आ गया अपने पास में 42, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा अपन साइड में कर देते हैं। और अब हीरो सूत्र क्षेत्रफल ज्ञात करने का वो क्या होता है, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो इसमें पुट कर दीजिए, ये अपने पास है एस के वैल्यू कितना आ गया 42, 42 माइनस 26, 42 माइनस 30 और 42 माइनस 28, ठीक है। तो ये अपन करेंगे, तो अपने पास में क्या आ गया, इज इक्वल टू 42 में से 26 गए तो कितना बचेगा, ये अपने पास में आ गया 6 और 1 16 मल्टीप्लाई, ये कितना बच गया 12 और ये कितना बच गया
18, ये अपने पास में कितना 14 बच गया। ये कितना बच गया 14। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास में। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो कर लेते हैं अपने इसको सिंप्लीफाई। तो ये अपने पास में क्या आ गया देखिए, इसको अपन क्या लिख सकते हैं 7 × 6, ये तो 16 है ही, इसको लिख सकते हैं अपन 6 × 2, और 14 को लिख देंगे 7 × 2। अब इसको फाइनली अपन इसको सोल्व करते हैं, तो अपने पास में क्या आ गया, अपने पास में आ गया देखिए, एक 7 बाहर ले लीजिए, एक 16 का क्या हो जाएगा 4, और एक 6 बाहर आ गया, और एक 2 बाहर आ गया। तो इस तरह से अपन देखते हैं, तो ये अपने पास में कितना आ गया, ये अपना आ जाएगा 14 × 24। ठीक है, इन दोनों का 14, इनको करा तो 24। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये आ गया 14 28 54 56, और 14 28 और 5 कितना हो गया 33, तो 336 अपना इसका क्या आ गया। ठीक है, 336 उसका एरिया आ गया। अब अपने को बताना है इसमें कि इसका क्या पूछा है, इसमें देखते हैं अपन। इसमें अपने को पूछा है कि तो समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई क्या होगी। तो इसका आधार तो 28 दे रखा है, तो आधार गुणा ऊंचाई होता है, तो आधार गुणा ऊंचाई, तो बराबर अपने पास क्षेत्रफल कितना आ गया 336, आधार कितना दे रखा है अपने को 28, तो ऊंचाई कितनी आ जाएगी 336 बटा 28। अब इसको थोड़ा डिवाइड कर लीजिए, तो डिवाइड करते ही अपना आंसर आ जाएगा। तो अपना आंसर क्या आया देखिए, ऊंचाई की अपने पास में आ जाएगी 28 का 28 बचा कितना 5, और 28 दूनी 56, तो 15 जो भी यूनिट है वो अपने आ जाएगी। ठीक है, 28 दूनी है ना, तो 28 दूनी 56 होगा, तो ये अपने पास में आएगा 2, तो ये अपने पास में आ गया 2, और यूनिट अपने को क्या दे रखी है सेमी, तो 2 सेमी ये अपने पास में आ गया। तो जो समांतर चतुर्भुज है उसकी जो होगा वो कितना आ जाएगा 12 सेमी। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 111 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 112 में चलते हैं। तो साधारणतः एक किताब एक ठोस आकृति जिसका नाम है, साधारणतः एक किताब एक ठोस आकृति है जिसका नाम है, तो किताब क्या होती है भाई ठोस आकृति, तो किताब किस आकार की होती है देख लीजिए। तो किताब अपनी होती है घनाभाकार। क्यों, किताब कुछ इस तरह से होती है ये, ठीक है, ये कुछ यूं ही तो होती है ना वो, तो ये कौन सा है घनाभ है, तो ये अपना ये घनाभ हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया अपने पास में 112। अब क्वेश्चन नंबर 113 पे चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 113 अपने क्या कहता है, एक ठोस घन बनाना है जिसकी भुजा 15 सेमी है, इसके लिए 5 सेमी भुजा वाले कितने घनाकार टुकड़ों की आवश्यकता होगी। तो इसमें 5 सेमी भुजा वाले कितने घनाकार टुकड़ों की आवश्यकता होगी। तो जब भी अपने को इस तरह से छोटे घनों की संख्या या किसी की भी संख्या निकालनी हो तो बड़े आकृति में छोटे का भाग लगाते हैं। तो बड़ी जो ठोस आकृति है उसमें छोटी ठोस आकृति का भाग लगाते हैं। ठीक है, तो उस जो बड़ी घन है उसका एक भुजा कितनी दे रखी है 15, तो घन का आयतन क्या होता है a क्यूब यानी कि 15 क्यूब। तो बड़े में छोटे का कितने दे रखी है 5, छोटे घन का जो एक भुजा है वो कितने दे रखी है 5, तो भुजा क्यूब से छोटे घन का आयतन क्या हो गया 5 का क्यूब। तो यानी कि यहाँ से अपन देखेंगे तो अपने पास में क्या आ गया 15 × 15 × 15 अपॉन 5 × 5 × 5, तो 5 3 15, 5 3 15, 3 15, तो ये कितना आ गया 3 × 3 × 3 बराबर 27 छोटे घनों की आवश्यकता होगी अपने को। ये वाला जिसमें भी ऑप्शन में अपने को मिल रहा है वही अपना आंसर होगा। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर सी। अब अपन आगे चलते हैं। एक समकोणीय वर्तीय बेलन का आयतन एवं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा है। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ये मैंने सोर्स में सभी समझाए हुए हैं। तो ये देखिए बेलन का आयतन
और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का आयतन, ये अपना बेलन है, तो इसका आयतन ये आप मेरे शॉर्ट्स वीडियो देख के वहाँ से भी देख सकते हैं। तो इसका आयतन कितना हो गया, बेलन का आयतन तो होता है पाई आर स्क्वायर गुणा एच, ठीक है। और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, ठीक है। ये अपना आंसर हो जाएगा इसमें, तो पाई आर स्क्वायर एच और 2 पाई आर एच। तो ये अपना ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में अपन आगे चलते हैं। आगे बोला है अपने को द वैल्यू ऑफ हाँ, पाई का मान नीचे दिया हुआ है, दशमलव के बाद सबसे ज़्यादा और सबसे कम बार आने वाले अंक है। तो यहाँ पे आप देखो सीधा इसको सिंपली देख सकते हो। यहाँ पे देखो जीरो पूरे में एक ही बार आया है यहाँ पे, तो जीरो एक सब, तो सबसे कम बार जीरो आएगा। तो देख लो यहाँ पे जीरो कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी, तो ये अपना करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है आगे वाला क्वेश्चन पूछ रखा है कि आंकड़ों को लेखा चित्र द्वारा प्रदर्शित करने की वह विधि जिसमें आंकड़े उन आयतों द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं इसका आधार एक्स अक्ष हो, जिनके आधार बराबर चौड़ाई के हों और आयतों के बीच तन बराबर हो, तो वह कहलाता है। तो ये आप जब भी देखेंगे ये क्या होता है, बार ग्राफ होता है। देखिए मैं आपको बना के बता देता हूँ इसमें कैसे होता है ये बार ग्राफ। ये देखिए जैसे ये अपने पास में है, ये एक्स एक्सिस हो गई, तो इसमें अपन बार ग्राफ कैसे बनाते हैं, ये बराबर दूरी के एक्स एक्स में और बराबर दूरी पे ही ये बनते हैं इस तरह से। तो इनको अपन क्या बोलते हैं, बार ग्राफ। ये अपने पास में क्या हो गए, बार ग्राफ, ठीक है। उसके बाद आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 117। तो ये क्या है, ये चिन्हों का मान है। तो देखिए इसका कोई मतलब नहीं है। जब भी अपन ऐसे काउंट करते हैं, किसी को बारंबारता सारणी बनाते हैं, तो उसमें यही वाला करते हैं। जैसे जैसे ही 5 हो जाता है तो 1 2 3 4, उसके बाद में जैसे ही अपने पास में 5 हो जाता है तो अपन ये वाली लाइन खींचते हैं, ना कि ये वाली। ये गलत है। अगर कोई ये खींच रहा है तो ये वाली अपने क्या होना चाहिए, गलत। ये ऐसा कुछ नहीं होता। और इसका वैल्यू कितना होता है, 5, ठीक है। और ये होता ही नहीं है, गलत है, ठीक है। तो ये अपना किस में देखो, ये रहा क्वेश्चन, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है अपने पास है 5, और ये परिभाषित नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद में आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें पूछा है यदि वाई एक्स पर ग्राफ के रूप में प्रदर्शित किए जाने वाले आंकड़े लाख में 1.5, 2.1, 2.7, 3.3 है तो एक इकाई को प्रदर्शित करने के लिए उपयुक्त माप कितनी होगी। भाई जो इसको पूरा पूरा डिवाइड कर दे वही एक इकाई वाला माप होगी, समझे नहीं। जैसे आप इसको मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। इसमें आपका क्या होगा, एक इकाई को जैसे 1.5, 2.1, 2.7 और 3.3, 1.5, 2.7, 3.3 और क्या है, और भी है कुछ 2.1, ठीक है। एक है 2.1। तो इनको प्रदेश मतलब ये लाख में दे रखे हैं, ये सारी वैल्यू किस में है, लाख में। तो इनको जो डिवाइड कर दे वही अपना होगा, ठीक है। तो इसको डिवाइड कौन कर सकता है, इसको डिवाइड कौन कर सकता है, तो 30 जो ऑप्शन में अपने को दे रखा है वही इसको डिवाइड करेगा। क्यों, तो ये 1.5 लाख करेंगे तो ये 0 0 कुछ आगे आएगा, तो ये 30 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही जैसे 3 इसमें सब में ये सारे के सारे किस में आते हैं, 3 के पाड़े में आते हैं, तो ये सारे डिवाइड हो जाएंगे और वो ही अपने सबसे छोटा है, देखिए यहाँ पे। तो ये अपना ऑप्शन कितना हो जाएगा, 30। इसने पूछा है तो एक इकाई को प्रदर्शित करने के लिए उपयुक्त मान को, तो 30,000 जो है वो इन सबको डिवाइड कर देगा, तो इसलिए यही अपना ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 119 नंबर क्वेश्चन देखिए। इसमें पूछा है निम्नवर्त में विभिन्न मदों पर किए जाने वाले वह अवरोही क्रम में, तो अवरोही क्रम बताना कि सबसे ज़्यादा किस में किया, उससे फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो सबसे ज़्यादा खर्च किस पे किया है, खाने पे किया है, तो सबसे ज़्यादा खाने पे किया है। उसके बाद में देखिए यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, सबसे ज़्यादा इन्होंने किस पे किया है, खाने पे 150 डिग्री। उसके बाद में किस पे किया है, ये देखिए यहाँ पे हाउस रेंट यानी मकान किराए पे, ये कितना किया है, 75। तो ये ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट हो जाएगा, खाना फिर मकान किराया। और उसके बाद में इसमें कपड़ों पे कितना किया है, 70। फिर उसके बाद बचत में कितनी करी है, 35।
और सबसे लास्ट में कौन सा हो जाएगा 6 4। ठीक है, ये अपना पास में हो गया। ठीक है, अब इसमें अपन आगे चलते हैं। आगे लास्ट क्वेश्चन है ये अपना, क्या पूछा है इसमें, निम्न पौधे में 35 पत्तियों की लंबाई के आंकड़े 1 मिलीमीटर तक सही रूप से निम्न सारणी में हैं। तो अपने को बताना कि क्या यह कहना सकते हैं कि अधिकांश पत्तियां 153 मिलीमीटर लंबी है। देखिए ये वाला क्वेश्चन है ना, इसमें सारे ही ऑप्शन गलत है। क्यों? क्योंकि अपन इससे इसको देख के अपन ये नहीं कह सकते कि ये उनकी पत्तियों की अधिकांश पत्तियों की लंबाई 153 मिलीमीटर है या 145 है या 149 है। तो इसमें ये तीनों ऑप्शन गलत होगा, तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बाकी आगे के जो पेपर हैं जीट वाले वो अगले वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।